Hello students, this is the 7th lecture of AC circuit. In this lecture we will start with इंडक्टिव रिएक्टेंस. ओके, ऑलरेडी हम लोग ने 6 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है. ओके, ये आज का 7th लेक्चर है और इसमें आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस से. इंडक्टिव रिएक्टेंस तुमको तब समझ में आएगा जब तुमने लेक्चर नंबर 6 देखा होगा. प्योर इंडक्टिव सर्किट मैंने सिखाया था लेक्चर नंबर 6 में. इंडक्टिव सर्किट का 2-3 नाम था. एक है इंडक्टिव सर्किट, सेकंड था एसी वोल्टेज अप्लाइड टू इंडक्टर, राइट. ऐसा बहुत सारा नाम था. प्योर इंडक्टिव सर्किट ही बोलते हैं. अगर आपको 6th लेक्चर प्रॉपर्ली याद है तो बहुत इजीली हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कंप्लीट कर देंगे, राइट. स्टार्ट करते हैं. इंडक्टिव रिएक्टेंस, सबसे पहले इंडक्टिव रिएक्टेंस है क्या. ये अगर आपको रेजिस्टेंस पता है, रेजिस्टेंस पढ़ा था हमने 11th साइंस में. रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मींस अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. जैसा रेजिस्टेंस काम करता है सेम वैसे ही इंडक्टिव रिएक्टेंस काम करता है. रेजिस्टेंस को हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को हम एक्स और सफिक्स में कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, राइट. एक्सएल कहीं भी आया तो समझ जाओ एक्सएल मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट. चलो स्टार्ट करते हैं. इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या? रेजिस्टेंस का काम क्या था? करंट को अपोज करना. सेम इंडक्टिव रिएक्टेंस का काम भी है कि करंट को अपोज करना, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस सिर्फ तब आएगा जब सर्किट में इंडक्टर होगा. जैसे कि देखो, ये जो सर्किट मैंने बनाया है, ये सर्किट में कैपेसिटर है, तो राइट, कैपेसिटर में आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस. वैसे ही जब सर्किट में इंडक्टर देखा है ना, इंडक्टर मींस कॉइल टाइप ऐसा, राइट, जो लेक्चर नंबर 6 में देखा था. अगर ये कैपेसिटर के जगह पे मैंने यहाँ पे एक इंडक्टर लगा दिया तो इंडक्टर के वजह से आता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटर के वजह से आता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, रेजिस्टर की वजह से आता है रेजिस्टेंस. समझा? सिंपल एकदम. ओके, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस से स्टार्ट करते हैं. एक पॉइंट हमको समझ में आ गया है कि इसको डिनोट किससे करते हैं. इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल एक्स और सफिक्स में कैपिटल एक्सएल, राइट. अच्छा, काम क्या है? जो काम रेजिस्टेंस का सेम वही काम है, अपोज करेगा. किसको अपोज करेगा? करंट को अपोज करेगा, राइट. देखते हैं पहला पॉइंट, द अपोजिंग नेचर. लेकिन अपोजिंग नेचर किसका है? रेजिस्टर का नहीं है, कैपेसिटर का नहीं है, किसका है? इंडक्टर का है. तभी तो नाम स्टार्ट हुआ इंडक्टिव से, राइट. ऐसा तो द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर, राइट. इंडक्टर का अपोजिंग नेचर क्या, किसको अपोज कर रहा है? टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. कौन सा करंट? डीसी करंट नहीं. हम यहाँ पे पहले बताया था मैं लेक्चर नंबर 1 में. एसी सर्किट मींस ये चैप्टर में हम सिर्फ डील करेंगे एसी करंट से, अल्टरनेटिंग करंट, राइट. यहाँ पे डीसी करंट का बात ही नहीं आएगा, राइट. कहीं एक दो जगह पे आ गया तो ठीक है, राइट, लेकिन एसी करंट से पूरा ए टू जेड सब डेरिवेशन हम लोग सॉल्व करने वाले. अच्छा, तो अभी तक मैंने ये बताया कि इंडक्टिव रिएक्टेंस का डिफाइन क्या है. ये क्या करता है? ये अपोजिंग नेचर है. किसका है? इंडक्टर का, राइट. द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर क्या अपोज करेगा? टू, देख रहे हैं, टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट में आप याद रखो अल्टरनेटिंग करंट ही यहां पे आएगा, राइट. टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. ओके, अल्टरनेटिंग करंट इसी को बोलते हैं, इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट. तो चलो एक बार फिर से पूरा डिफाइन बोलते हैं. देखो डिफाइन क्या है, पहले पॉइंट में समझो. इंडक्टिव रिएक्टेंस एक अपोजिशन है, राइट. अपोजिंग नेचर है. किसका? इंडक्टर का. किसको अपोज कर रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और इलेक्ट्रिक करंट में अल्टरनेटिंग करंट वहां पे वर्ड यूज करो, राइट. समझ में आया? अपोजिंग नेचर किसका? इंडक्टर का. और क्या करेगा? अपोज करेगा टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. एक पॉइंट पूरा एक साथ सुनो. द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर, राइट. द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर किस चीज को अपोज कर रहा है? टू फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, राइट. और कहां पे रहेगा? इन द सर्किट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस. सिंपल, एकदम सिंपल डिफाइन है, ज्यादा कुछ बड़ा नहीं. ओके, अब आगे पूरा मैथ चालू होगा. यहाँ पे मैथ थियरी दोनों मिक्स रहने वाला है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, अगर आपको याद है प्रॉपरली हम लोग ने जो इंडक्टिव सर्किट पढ़ा था उसमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जो करंट है उसका वैल्यू होता है, राइट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को हम डिनोट करते हैं आई नॉट से. आई नॉट वाला वर्ड जहां भी आता है आई नॉट रिप्रेजेंट करता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. इंडक्टिव सर्किट की बात कर रहा हूं मैं. इंडक्टिव सर्किट में मैंने आई नॉट का वैल्यू वहां पे लिया था. आई नॉट का वैल्यू था वहां पे, आई फुल पूरा फॉर्मूला बोलता हूं, जरा ध्यान दो. आई इज इक्वल टू आई नॉट ओमेगा एल, सॉरी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. ऐसा फॉर्मूला था, राइट. वहां पे साइन ओमेगा टी प्लस वहां पे माइनस पाई बाय 2 भी था, क्योंकि ये वहां पे लैग करता था ऐसा. तो अगर मुझे यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट लिखना है तो पहले ये बता दूं, चलो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का यूज क्या रहेगा. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से मैं बहुत इजीली इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाल सकता हूं, राइट. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट से क्या निकाल सकते हैं हम? बहुत इजीली निकाल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस. कैसे निकाला जाएगा? देखो बहुत इजी है. फॉर्मूला लिख दूं तो अपने आप स्टार्ट हो जाएगा डायरेक्शन. देखो फॉर्मूला ऐसा है. ओम्स लॉ के पहले देखो, सिंपल शॉर्टकट भी है इसका. ओम्स लॉ क्या होता है? याद है? ओम्स लॉ होता है E इज इक्वल टू आई इंटू आर. वैसे V इज इक्वल टू आई आर होता है. हमारे पास EMF इसके लिए E यूज कर, राइट.
तो I का फॉर्मूला यहाँ से क्या रहेगा, I इज इक्वल टू E बाय आर, ऐसा कुछ, राइट। ये शॉर्टकट है याद रखने के लिए, तो ऐसा कुछ याद हो कि I का आंसर अपॉन में रहने वाला है। तो यहाँ पे मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का जो आंसर होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ आएगा, और नीचे आता है ओमेगा एल। अगर नहीं याद है तो लेक्चर नंबर 6 प्रॉपर्ली देखो, वहां पे प्रॉपर्ली समझ में आएगा कि आई नॉट का यही वैल्यू मैंने वहां पे लिया, राइट। आई नॉट का वैल्यू होता है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। एल मीन्स क्या है, एल मीन्स इंडक्टेंस, राइट। एल का मतलब क्या होता है, इंडक्टेंस। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। पहले सुन लो फिर बोलना भी है, राइट। आई नॉट को बोलते हैं, देखो नॉट जहां भी आया वहां पे मैक्सिमम वैल्यू यूज करो, राइट, ये वर्ड आना चाहिए। आई नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ई नॉट का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओमेगा तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और एल को बोलते हैं इंडक्टेंस। क्लियर, इंडक्टर नहीं, इंडक्टर डिवाइस है, इंडक्टेंस उसका फिनोमिनन है, राइट। ऐसा तो बोलेंगे एक बार, बताओ जरा व्हाट इज आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एल को बोलते हैं इंडक्टेंस। क्लियर, चलो तो आई थिंक आपको ये याद हो गया रहेगा। आई नॉट का एक फॉर्मूला होता है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, याद कर लो। ओके, यही पॉइंट मैंने लिखा है, देखो वहां पे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट फॉर इंडक्टर इज गिवन बाय आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा इनटू एल। अब आगे बढ़ते हैं। ये फॉर्मूला तो इंडक्टिव सर्किट के लिए, अगर मैं बेसिक ओम्स लॉ भी अप्लाई करूं, सिंपल सा ओम्स लॉ, ओम्स लॉ कुछ ऐसा होता है, राइट। ओम्स लॉ ये है, अगर मैं यही फॉर्मूला ओम्स लॉ के हिसाब से लिखूं तो देखो ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूला क्या आएगा, आई नहीं चाहिए मुझे चाहिए आई नॉट, राइट। आई नॉट चाहिए, तो आई नॉट अगर मैं यूज कर रहा हूं तो मुझे ई नॉट तो यूज करना पड़ेगा। मैं लेकिन याद रखो मैं ओम्स लॉ देख रहा हूं, ओम्स लॉ में नीचे रेजिस्टेंस आता है, राइट, आर आता है, तो मुझे यहाँ पे आर लिखना पड़ेगा, समझाइए। ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला कैसा है, ये फॉर्मूला जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला वो कहां से आया है, इंडक्टिव सर्किट से, राइट। इंडक्टिव सर्किट, क्योंकि हम इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ रहे हैं। और ये जो सेकंड फॉर्मूला ये कहां से आया है, ओम्स लॉ से। दोनों का मतलब अलग अलग है, समझ लो। आई नॉट ये फर्स्ट फॉर्मूला आया है फ्रॉम इंडक्टिव सर्किट, और ये जो सेकंड फॉर्मूला ये कहां से आया है, ओम्स लॉ। सिंपल एकदम। ओके, ध्यान से देखो, दो चीज सेम सेम तुमको दिखाई देगा, यहां भी आई नॉट है, यहां भी आई नॉट है, राइट। यहां न्यूमरेटर में ई नॉट है, यहां भी न्यूमरेटर में ई नॉट है, तो अलग क्या है, जैसे डिनोमिनेटर में यहां पर आर है वैसे ही डिनोमिनेटर में यहां पे क्या है, ओमेगा एल। इसका सिंपल सा मतलब है कि आर ही ओमेगा एल है, राइट ना, क्योंकि दोनों फॉर्मूला तो सेम सेम ही है ना, तरीका अलग है। इसको मैंने इंडक्टिव सर्किट से लेकर आया हूं मैं, और इसको लेकर आया हूं ओम्स लॉ से। तो सिंपल लॉजिक ये है कि रेजिस्टेंस आर के जगह पे क्या आएगा, ओमेगा इंटू एल, राइट, सिंपल। ओके, हाँ, तो करेगा क्या, देखो हम यहाँ पे पहले एक बार रिकैप कर देखते हैं, हमको याद है कि नहीं याद है। फर्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा, हम पढ़ रहे थे इंडक्टिव रिएक्टेंस विच इज डिनोटेड बाय कैपिटल एक्स एल, ऐसा कुछ, राइट। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या था, अपोजिंग नेचर ना, अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर टू फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। फिर हमने फॉर्मूला देखा, किसका फॉर्मूला देखा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। फॉर्मूला मालूम है, बोलो जरा फॉर्मूला क्या था, बताओ। आई नॉट ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट बोल रहा हूं, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा इंटू एल। सब पैरामीटर हमको पहले से पता है, बताओ व्हाट इज आई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, राइट। ई नॉट क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। व्हाट इज ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज एल, इंडक्टेंस। याद कर लो, आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते हैं। याद है ना फॉर्मूला कहां से आया है, कहां से बताओ, इंडक्टिव सर्किट। याद रखो, इंडक्टिव सर्किट, जैसे ये कैपेसिटिव सर्किट पढ़ा है ना, वैसे 6th लेक्चर में मैंने तुमको इंडक्टिव सर्किट पढ़ाया। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये जो सेकंड फॉर्मूला ये कहां से आया, ये ओम्स लॉ से, देखो लिखा है सिंपल। ये जो फॉर्मूला है इसको मैं अब कंपेयर करने वाला हूं विद ओम्स लॉ, राइट। तो यहां पे लिखा कंपेयरिंग इट विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से मैं कंपेयर कर रहा हूं और क्लियर मालूम पड़ता है। वी फाइंड कि जो आर है, आर के जगह बताओ क्या है, बोलो आर के जगह पे क्या है, आर के जगह पे ओमेगा एल है, मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पे ओमेगा एल मींस वी फाइंड ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस, राइट ना। वी फाइंड ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस, लेकिन ये वो रेजिस्टेंस है जो इंडक्टर ऑफर कर रहा है, ये वो रेजिस्टेंस नहीं है जो रजिस्टर ऑफर करता है, क्योंकि रजिस्टर के बारे में नहीं पढ़ रहे हम इंडक्टिव सर्किट में इंडक्टर के बारे में पढ़ते हैं, राइट। ऐसा लॉजिक है। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, हमने पहले वाले इक्वेशन को कंपेयर किया, कंपेयरिंग इट विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। तो हमको ये मालूम पड़ा, वी फाइंड ओमेगा एल जो है, ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, राइट। रेजिस्टर नहीं, कौन ऑफर कर रहा है ये रेजिस्टेंस, इंडक्टर। तो इंडक्टर, इसीलिए इंडक्टर क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, इसीलिए हमने ये जो है ना ओमेगा एल को बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस। रीजन है, ओमेगा एल रेजिस्टेंस है ठीक है, लेकिन ये वो रेजिस्टेंस है जो कौन ऑफर करता है, इंडक्टर। इसीलिए हम ओमेगा एल को क्या बोलते हैं,
इंडक्टिव रिएक्ट, बोलेंगे सर अभी तो बोला एक्सेल इंडक्टिव रिएक्टेंस है और अभी बोल रहे हैं कि ओमेगा एल इंडक्टिव, दोनों एक ही चीज है। एक्सेल से इंडक्टिव रिएक्टेंस को डिनोट करते हैं और ओमेगा एल ये एक्सेल का फॉर्मूला है, राइट। तो पॉइंट ऐसा होता है कि वी फाइंड दैट ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, हेंस इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस। और डिनोट किससे करते हैं? डिनोट जो करते हैं मैंने ऑलरेडी लिखा है, देखो डिनोट किससे करते हैं? डिनोट एक्सेल से करते हैं, लेकिन फॉर्मूला क्या है? ओमेगा एल, सिंपल, राइट। चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। तो अगर आपने रोटेशनल डायनामिक्स पढ़ा है तो थोड़ा बहुत वहां का यूज यहाँ पे होगा। अच्छा, एक्सेल हम सॉल्व कर, राइट। एक्सेल मीन सबको मालूम है एक्सेल क्या होता है, राइट। एक्सेल को बोलो क्या बोलते हैं? एक्सेल इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके। एक्सेल का फॉर्मूला मिल गया हमको, बोलो एक्सेल का फॉर्मूला क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर एक्सेल? बोलो क्या है? ओमेगा इंटू एल, सिंपल। याद करो हमने यही 12 साइंस का जो पहला चैप्टर था फिजिक्स उसमें पढ़ा है कि जो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फिर एंगुलर वेलोसिटी जो तुमको बोलते हैं उसका दो फॉर्मूला होता है। दो में से मैं जो यूज करने वाला वो बताता हूं। एक फॉर्मूला जो मैं यूज करूंगा दैट इज 2 पाई एफ, राइट। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया ऑलरेडी। 2 पाई एफ क्या है? ये फॉर्मूला है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का, या फिर आप बोल सकते हो इसका दो नाम है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलो तो भी चलेगा, एंगुलर वेलोसिटी बोलो तो भी चल जाएगा, राइट। तो ओमेगा का फॉर्मूला है ना, तो ओमेगा के जगह पे 2 पाई एफ लिख सकते हैं, राइट। तो हमको जो फॉर्मूला मिलेगा दैट विल बी एक्सेल। बोलो मैं क्या करने वाला हूं, मैं जस्ट ओमेगा के जगह पे क्या लिखना है मुझे? 2 पाई एफ। तो बोलो बोलो किस तरह का बताओ, फॉर्मूला क्या बनेगा? 2 पाई एफ इंटू एल, बन गया फॉर्मूला, राइट। तो ये जो मैंने फॉर्मूला बनाया ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंडक्टिव रिएक्टेंस। एकदम इजी, देखो कुछ भी हार्ड नहीं, एकदम इजी सा कंसेप्ट है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। ये आगे वाला थियरी बहुत इजी है, इसको पढ़ने की भी जरूरत नहीं, एकदम इजी। देखो एक्सेल का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस, एल का नाम इंडक्टेंस, याद रखो, राइट। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, तभी तो मैं ओमेगा को बोलता था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट ना। 2 पाई एंगल, एफ फ्रीक्वेंसी, इसके लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी नाम दे दिया, सिंपल, ओके। फिर से बताओ क्योंकि इस पे मेरा नेक्स्ट वाला थियरी बेस्ड है। एक्सेल को क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। एफ को क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। एल को क्या बोलते हैं? इंडक्टेंस। क्लियर है? अब सुनो पॉइंट सुनो, ये पॉइंट मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो सुनो। इंडक्टिव रिएक्टेंस के साथ न्यूमरेटर में फ्रीक्वेंसी और न्यूमरेटर में ही इंडक्टेंस है ना, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली, मैं वही बोल रहा हूं, सुनो। इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड इट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस। यही पॉइंट है, देखो, राइट। यही पॉइंट एकदम सिंपल सा है, पढ़ लो चाहिए तो। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, पहले इंडक्टेंस बोला चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडक्टेंस एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, वही तो पॉइंट है, एकदम सिंपल, राइट। चलो ये पॉइंट भी हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैंने पहले ही बता दिया कि एक्सेल, अच्छा बताओ एक्सेल का नाम इंडक्टिव रिएक्टेंस। अच्छा, एक्सेल का जो फॉर्मूला था ओमेगा एल, राइट ना, ये ओमेगा एल किसके जगह पे आया था? आर ना। ओमेगा एल देखो ना, ओमेगा एल किसकी जगह पे आया था? आर की जगह पे आया था, एकदम इजी, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस भी एक टाइप का रेजिस्टेंस ही है, सिंपल सा। तो जो यूनिट रेजिस्टेंस का रहेगा वैसा ही यूनिट इंडक्टिव रिएक्टेंस का रहेगा, जो डायमेंशन रेजिस्टेंस का रहेगा वही डायमेंशन इंडक्टिव रिएक्टेंस का रहेगा। यही नेक्स्ट पॉइंट है, सिंपल। देखो तो इतना क्लियर है। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो डायमेंशन है वो किससे मैच होगा? रेजिस्टेंस के डायमेंशन से। इंडक्टिव रिएक्टेंस का जो ऐसा यूनिट होगा वो किससे मैच होगा? रेजिस्टेंस के ऐसा यूनिट। ये तो पॉइंट है, पढ़ो कहां गया, यहाँ। द डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसका डायमेंशन, राइट, इज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस। इसी के तो मैच होगा ना, सिर्फ डायमेंशन नहीं, और क्या मैच होगा? ऐसा यूनिट। हमको मालूम है कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट तो ओम होता है, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस का भी क्या रहेगा? कहां गया? ओम ना, सिंपल, राइट, एकदम इजी। तो आई थिंक ये भी पॉइंट एकदम इजी है। द डायमेंशन ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स ऐसा यूनिट इज ओम, खत्म, राइट। तो हमारा 5th पॉइंट भी हो गया, 6th पॉइंट भी हो गया, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा यहाँ पे ये थोड़ा मैथमेटिक्स से भी बहुत ईजी। देखो सबसे मेन चीज 10th स्टैंडर्ड में हमने एक चीज पढ़ा है कि जो डीसी करंट होता है उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है, राइट। ये हमने ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। द फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी करंट, और मैंने 11th साइंस में पढ़ाया था तुमको कि जब भी डीसी करंट रहेगा उसका फ्रीक्वेंसी कितना होता है। और एसी करंट का तो हमको मालूम है, एसी करंट का फ्रीक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज होता है, राइट। वैसे ही डीसी करंट का जो फ्रीक्वेंसी है, कहीं भी जाओ डीसी करंट का फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 0 होता है, राइट। कितना होता है? 0। अगर नहीं याद है तो अभी याद कर लो। फ्रीक्वेंसी फॉर डीसी करंट कितना है? 0। और एसी करंट का इंडिया में 50 हर्ट्ज है, राइट। बाकी जगह पे अलग अलग हो सकता है, ओके। तो मैं अब उसी से डील करने वाला हूं। देखो क्या, ये थियरी की जरूरत नहीं है, थियरी देखो मत, जो मैं मैथमेटिक्स करूंगा वो देखो। देखो हमको ऑलरेडी मालूम है फॉर डीसी करंट फ्रीक्वेंसी, वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी इज, बोलो कितना है?
जीरो हमको मालूम है पहले से। अगर एफ का वैल्यू, पहले बताओ कर क्या रहे, क्या टॉपिक का नाम क्या है हमारा, इंडक्टिव रिएक्ट, मतलब एक्सेल पढ़ रहे हैं, तो चलो एक्सेल को लेते हैं। बोलो एक्सेल का फॉर्मूला, जो लेटेस्ट अपडेटेड फॉर्मूला क्या है बताओ, एक्सेल का फॉर्मूला क्या है, बोलो 2 पाई एफ इंटू एल, 2 पाई एफ इंटू एल, राइट। और हमको पहले से एफ का वैल्यू मालूम है, बोलो एफ का वैल्यू कितना है, 0। अगर मैं यहाँ पे 0 डाल दूं तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि एक्सेल का जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है, लेकिन कब आ रहा है वो इंपॉर्टेंट है। एक्सेल का वैल्यू 0 तब आ रहा है जब हम डीसी करंट यूज कर रहे, तो एसी का बात ही नहीं हुआ यहाँ पे तभी। इसका मतलब ये है, देखो एक्सेल एक टाइप का रेजिस्टेंस हमने पहले पढ़ लिया। एक्सेल एक टाइप का क्या है, रेजिस्टेंस, अपोजिशन, अपोज कर रहा है, राइट। तो अगर 0 वैल्यू है तो अपोज कर रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब 0 वैल्यू में तो अपोज नहीं कर। इसका मतलब सिंपल सा लॉजिक ये है कि इंडक्टिव सर्किट होगा ना, इंडक्टिव सर्किट डीसी करंट को अपोज नहीं करता है। दिख रहा है, 0 आंसर आ गया। लेकिन एसी करंट, अगर सोचो ना मैं एफ के जगह पे 50 हर्ट्ज डाल दूं तो फ्रीक्वेंसी का 50 हर्ट्ज होता है ना एसी करंट के लिए। ये फॉर्मूला किसके लिए मैंने डिराइव किया, सिर्फ डीसी करंट के लिए। अगर वही मुझे एसी करना है तो एफ के जगह पे 50 डाल दो, राइट ना। तो 50 जैसे डाल दिया, 2 पाई 50 इंटू एल, क्या ये 0 होने वाला है, नहीं। मतलब ये मतलब एसी करंट को अपोजिशन देता है लेकिन डीसी करंट को अपोजिशन नहीं दे पाता। यही पॉइंट है, सिंपल। देखो तो पॉइंट ऐसा है कि डीसी करंट के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस का आंसर कितना है, 0 है। और एसी करंट के लिए 0 तो नहीं हो सकता, राइट। तो ये समझने वाली बात हुई। अब पॉइंट सुनो, पॉइंट क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा है ना, मतलब इंडक्टिव सर्किट है। इंडक्टिव सर्किट हमेशा देखो, इंडक्टिव सर्किट हमेशा डीसी करंट को अलाउ करेगा जाने के लिए। क्या करेगा, डीसी करंट अलाउ, मतलब जा सकता है डीसी करंट। लेकिन क्या एसी करंट जा सकता है, एसी करंट का अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा तो वो नहीं जा पाएगा। देखो सिंपल सा लॉजिक है, एक्सेल का वैल्यू 0, इसका मतलब रेजिस्टेंस है ही नहीं। अगर रेजिस्टेंस नहीं है मतलब करंट बहुत इजीली जा सकता है, राइट ना। तो पॉइंट ऐसा है कि डीसी करंट को इंडक्टिव सर्किट अलाउ करता है और एसी करंट को अलाउ नहीं करता है, राइट। मैं तुमको इसका एक शॉर्टकट पढ़ाऊंगा लेकिन अभी नहीं। जैसे ही मैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे आऊंगा ना, मैं ये वाला जो पॉइंट है ना, पॉइंट नंबर 7 का एक शॉर्टकट सिखाऊंगा बहुत इजीली याद रखने के लिए, राइट। तो उधर बताऊंगा, लेकिन फिर भी अभी के लिए याद रखो, इंडक्टिव सर्किट मींस इंडक्टिव सर्किट किसको अलाउ करता है, किसको अलाउ नहीं करता है, लास्ट टाइम सुन लो फिर बोलना है, राइट। इंडक्टिव सर्किट अलाउस द डीसी करंट टू फ्लो थ्रू इट, वो अपने तरफ से अपने अंदर से किसको फ्लो कराएगा, डीसी करंट को। बट इट डज नॉट अलाउ एसी करंट, एसी करंट, लेकिन एसी करंट को ऐसा नहीं कि अलाउ ही नहीं करता है। एसी करंट का अगर फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो अलाउ नहीं करेगा, राइट, ऐसा देखो। बट इट डज नॉट अलाउ एसी करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी टू पास थ्रू इट। सिंपल पॉइंट, अपने मन से बनाओ, ये भी चलेगा, जो यहाँ पे लिखा ये भी इजी तुम्हारा। देखो सिंपल सा लॉजिक, पॉइंट सुनो। अब बताओ किसको अलाउ किया था, किसको अलाउ नहीं किया था, फिर बताओ, बोलो किसको अलाउ किया, इंडक्टिव सर्किट ने डीसी को अलाउ किया, किसको अलाउ नहीं किया, एसी को। अब पॉइंट सुनो, देखो हाँ एसी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, ये पॉइंट राइट है। दस इंडक्टिव सर्किट ऑफर्स जीरो, ये जीरो रेजिस्टेंस हुआ ना, ये इजी पॉइंट है वैसे ज्यादा देखा जाए तो। दस इंडक्टिव सर्किट ऑफर्स जीरो रेजिस्टेंस, किसके लिए, किसके लिए, डीसी करंट, नहीं। लेकिन एसी को तो ऑफर करता है और उसको ब्लॉक भी कर देता है अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा। एंड ब्लॉक्स किसको, एसी करंट। लेकिन रीजन है, तो कौन सा एसी करंट बताना पड़ेगा, फॉर हायर फ्रीक्वेंसी। सिंपल सा पॉइंट है, ये तो बहुत ज्यादा इजी हो गया। पॉइंट सुनो, दस इंडक्टिव सर्किट ऑफर्स कितना रेजिस्टेंस, जीरो रेजिस्टेंस, किसके लिए, फॉर डीसी करंट। बट इट ब्लॉक्स किसको, एसी करंट, लेकिन कौन सा फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी। हो गया, पॉइंट खत्म हो गया, सिंपल, राइट। एक लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं जो बहुत इजी है। देखो ये एक्चुअली जो पॉइंट है ये आपका लेक्चर नंबर 6 का फर्स्ट पॉइंट पे डिपेंडेंट है। सुनो बता देता हूं, अगर नहीं देखा रहेगा तो भी सुन लो। देखो जो इंडक्टर होता है ना, इंडक्टर वो टेम्पररी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सब बात समझाई। जो इंडक्टर डिवाइस मानो ना, इंडक्टर कैसे दिखता है, चलो बता देता हूं। यहाँ पे समझो ये जो इंडक्टर, ये आपका इंडक्टर, राइट, ये इंडक्टर यहां से करंट फ्लो हो रहा है, समझो आई करंट फ्लो हो रहा है। जैसे ही आई करंट फ्लो होता है इंडक्टर से, तो अगर समझो आई करंट फ्लो हो रहा है तो ये इंडक्टर क्या करता है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है कॉइल से, तो ये इंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है ऐसा, राइट। ये इंडक्टर क्या बना लेगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा। और जैसे ही, और समझो अचानक से मैंने ये करंट को कट कर दिया, यहां से करंट कट कर दिया, तो भी आपका इसमें से करंट फ्लो होते रहता है। कैसा है, रीजन सुनो। जब करंट फ्लो हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड बना, राइट। जैसे ही मैंने करंट को कट कर दिया तो रिवर्स प्रोसेस होता है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड बन गया ना, वो बनाएगा करंट को। फिर से सुनो, इतना इजी नहीं। देखो पहले जब करंट यहां से मूव हुआ इस इंडक्टर से, तो क्या बना, मैग्नेटिक फील्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनता है,
राइट। और एसी करंट फ्लो हो रहा है, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एसी करंट की बात कर रहा हूँ। एसी करंट समझो, एसी करंट फ्लो हो रहा है इसमें से। एसी करंट मींस वेरिंग करंट, कम ज्यादा होने वाला करंट। जब कम ज्यादा होने वाला करंट फ्लो होगा तो कम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और कम ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपने पढ़ा रहेगा सेल्फ इंडक्शन, वो उसी कॉइल से लिंक होता है और उसी में ईएमएफ भी इंड्यूस करता है। बोलने का सिंपल मतलब है, इंडक्टर से अगर करंट कट भी हो जाता है ना तो भी थोड़ी देर के लिए इंडक्टर से करंट फ्लो होता है। इसका मतलब क्या है, इंडक्टर ने कुछ तो एनर्जी स्टोर करके रखा था अपने पास, राइट। और किसके फॉर्म में स्टोर किया था, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में स्टोर किया था। तो पॉइंट अभी ऐसा है, देखो करता क्या है, इंडक्टिव सर्किट क्योंकि पढ़ रहे हैं, ये क्या करेगा, देखो ये जो आपका करंट था उसमें डिले नहीं लेकर आएगा, राइट, डिले नहीं होने देगा। करंट कट भी करो थोड़ा सा वहां पे, फिर भी थोड़े टाइम बाद करंट फ्लो होता है वहां से। तो पॉइंट इतना सिंपल है कि करंट बढ़ने भी नहीं देता है और करंट का डिले भी नहीं करे। देखो अगर मैंने कट कर दिया यहां से करंट, तो करंट नहीं फ्लो होना चाहिए था, लेकिन थोड़े टाइम के लिए फिर भी करंट फ्लो होता है। मींस डिले को रोकता है और ग्रोथ भी नहीं, और करंट को बढ़ने भी नहीं देता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बढ़ नहीं सकता है, ऐसा है। पॉइंट समझा, दो चीज करता है, पहला है अल्टरनेटिंग करंट का ग्रोथ नहीं होने देगा, और सेकंड है करंट का डिले भी नहीं कराएगा। पॉइंट समझा है, दो ही चीजें, क्या नहीं होने देगा बताओ। फर्स्ट क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्रोथ पॉसिबल नहीं है इंडक्टिव सर्किट में एक लिमिट के बाद, और दूसरा है कि वो ऑल्टरनेटिंग करंट का डिले भी नहीं करने देता है, राइट। चलो यही पॉइंट हमारा, पॉइंट सुनो। इन इंडक्टिव सर्किट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये किसकी वजह से हुआ, सेल्फ इंडक्शन होता है इसकी वजह से, राइट। इन इंडक्टिव सर्किट द सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या करता है, अपोजेस, अपोज मींस नहीं होने देता है ना, अपोजेस, दो चीज को हमने देखा, क्या अपोज नहीं करता है, ग्रोथ, और सेकंड डिले ना, अपोजेस द ग्रोथ एज वेल एज डिले इन द करंट। और कौन सा करंट है, ऑल्टरनेटिंग करंट ही देगा। मैंने पहले बताया ना, एसी सर्किट चैप्टर का नाम ही है ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट, सर्किट, ऐसा सिंपल। तो पॉइंट आई थिंक समझ में आ गया। एक क्विक रिकैप मारते देखते हैं, हमको पूरा ए टू जेड सब 8 पॉइंट याद है क्या। देखो सबसे पहला पॉइंट मैं एक बार रिकैप करूंगा, तुमको बोलना रहेगा। पॉइंट ऐसा था, फर्स्ट पॉइंट यहां पे आता है अपोजिंग, राइट, अपोजिंग नेचर आता है किसका, इंडक्टर का। किसको अपोज करता है, फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट को, राइट, और उसको ही हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट, सिंपल है। द अपोजिंग नेचर ऑफ इंडक्टर किसके लिए, टू फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट थ्रू इट, मींस जो भी होगा, या फिर इन सर्किट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टर। फिर सेकंड पॉइंट याद है क्या बताया मैंने बताया था मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, राइट, लेकिन कौन से सर्किट के लिए, इंडक्टिव सर्किट। फॉर्मूला याद है, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। फिर हमने ओम्स लॉ से भी एक फॉर्मूला बनाया, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। फिर हमने देखा कि अरे भाई आर के जगह पे ही ओमेगा एल है, इसका मतलब ओमेगा एल एक टाइप का रेजिस्टेंस है, राइट, ऐसा। तो हमने देखा कि वी फाइंड ओमेगा एल इज द रेजिस्टेंस ना, इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड, कौन ऑफर कर रहा है, बाय द इंडक्टर, और इसीलिए इसको नाम क्या दिया हमने, हेंस इट इज कॉल्ड एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट। फिर हमने देखा कि चलो एक्सएल, और किससे डिनोट करते हैं, एक्सएल से ना। एक्सएल का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा एल, और हमको मालूम है ओमेगा का एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 2 पाई एफ। तो मैंने ओमेगा की जगह पे क्या डाल दिया, 2 पाई एफ डाल दिया, तो पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ इनटू एल। फॉर्मूला याद रखो क्योंकि इसका बहुत यूज तुमको यहाँ पे होने वाला है, राइट। ये जब मैं ये पढ़ाऊंगा कैपेसिटिव सर्किट, तो यहाँ पे इसका बहुत ज्यादा यूज होने वाला है इसके लिए। तो अभी के पूरा ए टू जेड सब याद करते जाओ, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर, एक्सएल इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल, सब याद करते जाओ, राइट। आगे देखते हैं। फिर हमने यहां पे क्या देखा कि एक्सएल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दो चीज को, बताओ पहला क्या था, इंडक्टेंस, और दूसरा फ्रीक्वेंसी। चलो ये भी होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट देखा कि क्योंकि ये एक्सएल रेजिस्टेंस के बराबर है तो डायमेंशन भी सेम होगा, और क्या सेम होगा, ऐसा ही, वो भी हो गया। फिर हमने देखा पॉइंट नंबर 7 में डीसी करंट का क्योंकि फ्रीक्वेंसी कितना रहता है, 0, इसलिए एक्सएल का आंसर कितना आएगा, 0। हमको पॉइंट भी याद है कि जो इंडक्टिव सर्किट है वो ऑफर करता है कितना रेजिस्टेंस, 0 रेजिस्टेंस डीसी करंट के, लेकिन एसी करंट का अगर हायर फ्रीक्वेंसी तो उसको ब्लॉक कर देगा, राइट। फिर लास्ट पॉइंट तो बहुत इजी है, इंडक्टिव जो सर्किट था, राइट, इंडक्टिव सर्किट, इसमें क्योंकि सेल्फ इंडक्शन होता है तो ये दो चीज को अपोज करता है, पहला क्या था, ग्रोथ, और सेकंड डिले, खत्म पॉइंट, राइट। तो ये हमारा क्या, देखो ये अगर तुमको याद है ना तो एग्जैक्ट ऐसा ही पॉइंट अगर देखेंगे ना, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, देखो एग्जैक्ट पॉइंट देख लो, वही लिखा हुआ है। तो अगर तुमको क्वेश्चन नंबर 7 आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 अपने आप आ जाएगा, राइट, ऐसा है। तो चलो फटाफट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 तो हमारा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा है ये कंसेप्ट, अगर प्रॉपर तुमको इंडक्टिव सर्किट आता होगा तो बहुत इजीली तुमको ये कैपेसिटिव सर्किट भी आ जाएगा, राइट, कैपेसिटिव सर्किट। देखो 2-3 नाम है, एग्जाम में कैसा भी आ सकता है, एग्जाम में एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है। देखो 2-3 क्वेश्चन क्या सुन लो पहले, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है एक्सप्लेन कैपेसिटिव सर्किट, तो यही लिखने का। एक्सप्लेन प्योर कैपेसिटिव सर्किट बोला तो भी यही लिखने का। एक्सप्लेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, तो भी यही लिखने का, राइट। तुम्हारे टेस्ट में ऐसा दिया है, एक्सप्लेन एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर, तो यही करना है, राइट, एक ही चीज है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। देखो सर्किट बना दिया, बहुत इजी है।
ये चीज क्या रही है, ये रिप्रेजेंट करता है एसी सोर्स को। किसको रिप्रेजेंट करेगा? एसी, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, राइट। और यहाँ पे मैंने ई लिखा, ई मींस इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये सब चीज याद होगा, मैं बीच में पूछूंगा सपोज, राइट। अच्छा, सी क्या है? सी कैपिटल जो सी है वो कैपिटल सी क्या रिप्रेजेंट करता है? कैपेसिटेंस को, ओके। तो कैपेसिटेंस कैपिटल सी है, और ई तो हमको मालूम है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट। चलो अब स्टार्ट करते हैं। हाँ, ये सर्किट को बोलते हैं कैपेसिटिव सर्किट। क्या बोलते हैं? कैपेसिटिव सर्किट। प्योर कैपेसिटिव सर्किट भी बोल सकते हैं, एसी वोल्टेज अप्लाइड टू कैपेसिटर भी बोल सकते हैं। सिंपल है, सर्किट बहुत इजी है, राइट। डायरेक्शन वगैरह मैंने बताया नहीं क्योंकि एसी करंट है, राइट, अप एंड डाउन होते रहता, तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ये ऑलरेडी हमको मालूम है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ई का वैल्यू होता है ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये पहले जैसा ही है, कुछ नया चीज नहीं है, राइट, ये पहले जैसा ही है, राइट। इतना सिंपल हमको पहले से मालूम है। समझाए पॉइंट क्या बताया? बहुत इजी है। सर्किट हमको मालूम है, नीचे एक ऑल्टरनेटिंग सोर्स लगाया, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ ई दिया, ऊपर क्या लगा दिया? कैपेसिटर, जिसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू कैपिटल सी है, सिंपल। फिर हमने क्या लिखा बताओ सेकंड पॉइंट में? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, फॉर्मूला हमको याद है, बोलो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, राइट। हाँ, एक बार बोलता हूं फिर रिपीट करना बाद में, अभी नहीं। ई को बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, राइट। ई नॉट को बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, नॉट बताया था ना, नॉट जिधर भी दिखा उधर क्या यूज करो? मैक्सिमम वैल्यू। आई है तो करंट, ई है तो ईएमएफ, सिंपल। ई नॉट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ओमेगा हमको मालूम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी तो हमको मालूम है टाइम, राइट, सिंपल। चलो बताओ व्हाट इज ई? इंस्टेंट, ये तो ऊपर ही लिखा देखो, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ ऐसा बोल सकते हो, या फिर इंस्टेंट ईएमएफ। ई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ईएमएफ, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी टाइम, हो गया। चलो अब इंसिडेंस करंट निकालते हैं। मैथ्स है, ये बहुत इजी है। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर पढ़ा रहेगा तो बहुत इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए। ये पढ़ाया ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया मैंने तुमको। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कैपेसिटर पढ़ाया था, याद है? कैपेसिटर सी, उसमें कैपेसिटर को सीरीज में लगाया, फिर हमने कैपेसिटर को पैरेलल में लगाया था, वैसा याद करो एक फॉर्मूला। सिंस जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C इज इक्वल टू Q बाय V होता है, तभी मैंने वहां पे कैपिटल Q लिखा था, यहाँ पे स्मॉल q लिख रहा हूँ, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। ये फॉर्मूला मैंने पढ़ाया ऑलरेडी। C को बोलते हैं कैपेसिटेंस, राइट। V होगा आपको, चलो ये V वोल्टेज, लेकिन हमारे केस में हम जो AC वोल्टेज दे रहे हैं मीन्स वो EMF के फॉर्म में, तो मैं E लिखूंगा और कैपिटल Q के जगह पे स्मॉल q है, बेसिक फॉर्मूला, राइट। अच्छा, अगर मुझे यहाँ से स्मॉल q का वैल्यू निकालना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्मॉल q? बोलो स्मॉल q का वैल्यू क्या रहेगा बताओ? यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ऐसा, तो क्या हो जाएगा? C इंटू ई बोलो या फिर E इंटू सी बोलो, एक ही बात है। समझ में आए? अरे बहुत इजी था मैथ से, इसमें क्या समझाऊं? C का फॉर्मूला होता है Q बाय V, तो Q का फॉर्मूला क्या होगा? C इंटू ई, सिंपल। अच्छा, एक और बात बताओ, तुमको तो ऑलरेडी E का वैल्यू मालूम है, बोलो E का वैल्यू क्या है? E नॉट साइन ओमेगा, देखो ना ऊपर लिखा हुआ है, तो बताओ Q का एक्चुअल फॉर्मूला क्या बनेगा? बोलो E के जगह पे E नॉट। अच्छा चलो नीचे लिखते हैं, थोड़ा सा वहां पे स्पेस लगेगा हमको। Q का हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिल गया है, E के जगह पे हमको वैल्यू खाली पुट करना है बस, तो Q का वैल्यू रेडी हो जाएगा, ओके। तो बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? क्या था? E नॉट साइन ओमेगा टी, और कुछ है? C भी तो बाकी है ना, ये तो मैंने सिर्फ E के जगह पे लिखा था इतना, C तो बाकी था। चलो Q हो गया, राइट। करना क्या पहले सुनो, हमको यहाँ पे निकालना है I का वैल्यू, राइट, I। अच्छा, I को लिखा कैसे जा सकता है? देखो, I कैन बी रिटन एज dq बाई dt, मालूम है ये बेसिक फॉर्मूला है करंट का, 11th में पढ़ा था। करंट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, सिंपल, ओके। तो Q का वैल्यू क्या तुम्हारे पास है? क्या देखो, ये क्या Q का वैल्यू है, तो डाल दो वहां पे Q का वैल्यू। बोलो क्या Q का वैल्यू क्या है? d बाई dt एज इट इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q? E नॉट साइन ओमेगा टी इंटू सी। अब मैं डायरेक्ट डेरिवेटिव करूंगा, ज्यादा कुछ इसमें टाइम पास करने वाला नहीं। देखो, तो I का वैल्यू क्या है? कांस्टेंट चीज हमको मालूम है, हम डेरिवेटिव के बाहर लेते हैं। E नॉट कांस्टेंट है, नाम ही तो है मैक्सिमम वैल्यू। C कैपेसिटेंस, ये भी कांस्टेंट होता है। तो मैं E नॉट और C को मैंने बाहर ले लिया, समझो डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव ऑफ साइन क्या होता है? कॉस, मालूम है ना, मैथ्स में पढ़ाया तुमको डेरिवेटिव चैप्टर मैंने। डेरिवेटिव ऑफ साइन का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस, तो यहां पे आ जाएगा कॉस ऑफ ओमेगा टी। लेकिन ओमेगा टी को आप याद है एज अ एक्स, एज हम लोग याद है उसको ट्रीट करते हैं, तो इसका डेरिवेटिव फिर से लेना पड़ता है। तो ओमेगा टी का जब मैं डेरिवेटिव लूंगा तो उधर सिर्फ मुझे क्या मिलेगा? ओमेगा। ये पढ़ा है ना हमने ऑलरेडी, डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, फटाफट कर रहा हूँ, डिटेल में नहीं बता, मैं यहाँ पे शॉर्टकट मार रहा हूँ। तो अब यहाँ पे अगर देखा जाए ना, तो अगर मुझे आई नॉट को प्रॉपरली लिखना है, समझो आई को लिखना है, तो देखो आई को एक स्टेप में मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा। थोड़ा सा स्पेस मैनेज करते चलो। देखो, अगर मुझे आई का फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि हम लोग वैसे इंस्टेंटेनियस करंट ही निकाल रहे थे, राइट, आई निकाल रहे थे, तो चलो देखो आई का फॉर्मूला यहाँ पे क्या बनता है। देखो,
आई जो है, एक बात बताऊं, सी और ओमेगा को मैं एक अलग तरीके से लिख रहा हूं, जरा ध्यान दो, मैं सी और ओमेगा को एक अलग तरीके से लिख रहा हूं। देखो कैसे लिखता हूं। ई नॉट को मैंने कुछ नहीं किया है, ई नॉट एज इट इज, जैसे पहले था ई नॉट वैसे अभी भी ई नॉट एज इट इज है। जो सी है और जो ओमेगा है इसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं, जरा देखो कैसे लिख रहा हूं। मैं इसको लिखता हूं 1 अपॉन ओमेगा सी, चलेगा 1 अपॉन ओमेगा सी। और ये 1 अपॉन ओमेगा सी को कैसे लिखा जरा मैं बताता हूं। देखो ई नॉट को मैंने टच भी नहीं किया है, ई नॉट जैसा था वैसे का वैसे ही। चलो एक काम करता हूं, जो पहले एज इट इज है वो बता दूं। ई नॉट एज इट इज है और कॉस वाला जो पार्ट था आपका कॉस ऑफ ओमेगा टी वो भी एज इट इज है। जस्ट वो जो आपके पास सी और ओमेगा बचा था उसको मैं थोड़ा अलग तरीके से लिख रहा हूं। मैं उसको ऐसा लिखता हूं 1 अपॉन ओमेगा सी, ऐसा लिखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि नीचे का ओमेगा सी घूम के ऊपर ही जाएगा ना ऐसा, राइट। तो ई नॉट ओमेगा सी बन जाएगा, ई नॉट ओमेगा सी और कॉस ओमेगा टी एज इट इज है। क्यों मैंने ऐसा किया, रीजन देखो। ओम्स लॉ क्या बोलता है, ओम्स लॉ बोलता है करंट, देखो कोई भी चीज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू, कोई भी चीज का इंस्टेंटेनियस वैल्यू के इक्वल टू के बाद उसका मैक्सिमम वैल्यू आता है। ये पॉइंट समझा। E के इक्वल टू के बाद क्या है, ई नॉट है, तो I के इक्वल टू के बाद क्या होना चाहिए, आई नॉट। और साइन होना ही, देखो अभी मेरे पास साइन है, मैं साइन बनाने का ट्राई करूंगा, ऑलरेडी मैंने साइन बना के तुमको सिखाया था इंडक्टिव सर्किट में, वैसे कोई लॉजिक यूज करूंगा। देखो तो इतना हमको मालूम है ईएमएफ के नीचे कोई भी चीज है, देखो ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट को मैं क्या एज्यूम कर सकता हूं, देखो ई नॉट मेरे पास ऑलरेडी है, तो जो नीचे वाला पार्ट है जो भी रहेगा वो रेजिस्टेंस वगैरह, मैं ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी को कुछ तो एज्यूम करूंगा। मैं तुमसे आंसर निकालूंगा, जरा ध्यान दो। ई के इक्वल टू में अगर ई नॉट है तो आई के इक्वल टू में क्या होना चाहिए वहां पे, आई नॉट। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। तो इतना पार्ट मैं डायरेक्ट हटाता हूं वहां से, और बताओ डायरेक्ट मैं उतने पार्ट के जगह पे क्या लिख दूं, आई नॉट। वो देखेंगे हम लोग, वो पार्ट को मैंने आई नॉट क्यों लिया, रीजन बताऊंगा मैं तुमको। और बाजू में क्या है, कॉस। लेकिन एक पॉइंट सुनो, हमेशा ई का फॉर्मूला रहने दो या फिर आई का फॉर्मूला रहने दो, हमेशा क्या आना चाहिए, साइन आना चाहिए, कॉस नहीं आना चाहिए, राइट। क्योंकि करंट और ईएमएफ दोनों साइन फंक्शंस होते हैं, राइट, कोसाइन फंक्शन नहीं होता है। तो ये कॉस हटाना है और साइन लेके आना है। तो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है, कॉस को हम लिख सकते हैं साइन ऑफ π/2 प्लस ओमेगा टी, राइट, ऐसा लिखा जा सकता है। याद है, कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन 90 प्लस थीटा, ऐसा होता है। तो कॉस ओमेगा टी को मैं लिख सकता हूं साइन 90 प्लस ओमेगा टी, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, राइट। साइन 90 प्लस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। तो I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 9। देखो अब देखो कुछ पैरामीटर पहले तुमको चेक करना पड़ेगा। LHS में होना चाहिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस वैल्यू को ऑफ करंट को किससे डिनोट करते हैं, आई। देखो LHS में आई है, राइट। RHS में दो चीज होना चाहिए, पहला होना चाहिए मैक्सिमम वैल्यू, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू है, हाँ हम नॉट को मैक्सिमम वैल्यू ही बोलते हैं। दूसरा चीज है साइन होना चाहिए, क्या साइन है, साइन भी है, मतलब ये हमारा रिजल्टेंट फॉर्मूला है। देखो इससे कुछ चीज हमको समझ में आती है, राइट। ये जो मैंने अभी यहाँ पे फॉर्मूला बनाया था, इससे एक पॉइंट हमको समझ में आया। ये जो आई का हमारा फॉर्मूला है, ये दिख रहा है आई मैक्सिमम, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जिसके अंदर मैक्सिमम वैल्यू आया हुआ है, राइट। ये जो आई का फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन π/2 प्लस ओमेगा टी, इससे ये मालूम पड़ता है ये। और अगर मैं ई, आई और ई को अगर ध्यान से देखूं, ई है तो LHS में यहाँ पे आई है, वहां पे RHS में पहले ई नॉट है तो यहाँ पे RHS में पहले आई नॉट है, वहां पे सिर्फ साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे साइन ओमेगा टी है प्लस क्या है, मतलब 90 डिग्री प्लस है। मींस जो करंट है वो आपके EMF से 90 डिग्री आगे। देखो ये चीज समझो, अगर ये नहीं समझो तुमको फेजर डायग्राम और वेवफॉर्म नहीं समझ में आएगा, पहले ही समझ लो। करंट EMF से 90 डिग्री आगे है, क्यों आगे है, फॉर्मूला तुम्हारे सामने देख लो एकदम क्लियर। ई नॉट आई नॉट साइन साइन ओमेगा टी, लेकिन ओमेगा टी के साथ प्लस में कुछ तो एक्स्ट्रा है, π/2 मींस 90 डिग्री करंट EMF से आगे चल रहा है, राइट, लीड कर रहा है। क्या बोलते हैं उसको हम, लीड, लैग नहीं। अगर माइनस होता तो मैं बोलता कि करंट 90 डिग्री लैग कर रहा है, राइट। लेकिन यहाँ पे प्लस साइन है, इसका मतलब क्या है कि हमारा करंट EMF से 90 डिग्री लीड है, आगे है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, RMS वैल्यू निकालते हैं, राइट। RMS वैल्यू दोनों करंट का और EMF का दोनों, बहुत ईजी है। देखो कैसा है, यही सेम चीज हमने इंडक्टिव में भी किया। अगर वहां नहीं समझा तो अभी देख लो, अभी समझ में आ जाएगा। देखो अगर मुझे निकालना है RMS वैल्यू ऑफ EMF मींस ERMS निकालना है, तो बहुत इजी सा सिंपल सा शॉर्टकट फॉर्मूला है। क्या करो, EMF निकाल रहे हो ना, तो EMF के मैक्सिमम वैल्यू को √2 से डिवाइड कर दो, यही शॉर्टकट, एकदम सिंपल, राइट। और 1 अपॉन √2 का एक वैल्यू होता है 0.7071 और ई नॉट को एज इट इज लिख दो, हो गया आपका आंसर, रेडी, सिंपल, राइट। ऐसा ही मैं सेम काम करंट के साथ भी करूंगा। अगर मुझे करंट का RMS वैल्यू निकालना है तो सेम वही लॉजिक, EMF का RMS वैल्यू निकालना था तो ई नॉट लिखा, अब किसका निकालना है,
करंट का आरएमएस वैल्यू, तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू लिखूंगा और डिवाइड किससे करूंगा, √2 से। हमको ऑलरेडी मालूम है 1/√2 का बोलो आंसर कितना है, बोलो कितना होता है 0.7071, राइट 0.7071, और आपका आई नॉट एज इट इज, सिंपल, खत्म, आईआरएमएस भी खत्म। अब मेन चालू होता है फेजर डायग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कभी एग्जाम में सिर्फ 3 मार्क्स के लिए आपको फेजर डायग्राम भी अलग से पूछते हैं, और जो बहुत ईजी है, लेकिन रॉन्ग बहुत सारे लोग बच्चे रॉन्ग ही करते हैं कन्फर्म, क्योंकि लॉजिक ही नहीं मालूम रहता है। दो चीज पहले समझ लो अभी के अभी। कैपेसिटिव जो सर्किट होता है, कैपेसिटिव सर्किट में करंट लीड करता है ईएमएफ से 90 डिग्री से, और जो इंडक्टिव सर्किट है इसमें करंट लैग करता है ईएमएफ से 90 डिग्री से, राइट। इंडक्टिव में लैग, कैपेसिटिव में लीड। अब देखो कैसे होता है, फेजर डायग्राम बनाना है बहुत इजी है, स्टेप बताता हूँ, वो स्टेप फॉलो करो, बहुत इजीली बन जाएगा। देखो सबसे पहले बनाना पड़ता है एक्सिस, राइट, एक्स और वाई एक्सिस में बना लेता हूँ। देखो तो पहले हम लोग यहाँ बनाते हैं, समझो ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ बनाते हैं अब वाई एक्सिस, 2 एक्सिस कंप्लीट हो गया है हमारा, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। सबसे पहले वो चीज बनाओ जो आपने स्टार्टिंग में सेकंड पॉइंट पर लिखा है। सेकंड पॉइंट में देखो क्या लिखा है, ये मोस्टली हम लोग ईएमएफ ही बनाते हैं, याद रखो। ईएमएफ का जो रोटेटिंग वेक्टर है और जो करंट का रोटेटिंग वेक्टर है, बताओ दोनों में से बड़ा रोटेटिंग वेक्टर किसका रहेगा, ईएमएफ। हमेशा ईएमएफ का रोटेटिंग वेक्टर करंट से बड़ा ही होता है, राइट। चलो बना लेते हैं फटाफट। देखो तो अगर मैं यहां पर समझो ये जो, देखो ये जो मैं बना रहा हूं, अगर मैं एज्यूम करता हूं कि ये मेरे लिए ईएमएफ का रोटेटिंग वेक्टर है, ये जो ग्रीन कलर से ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ईएमएफ रोटेटिंग वेक्टर। ये भी याद रहेगा कि ये जो एरो का लेंथ है, एरो का लेंथ क्या स्पेसिफाई करता है, मैक्सिमम वैल्यू, राइट, मैक्सिमम वैल्यू को स्पेसिफाई करता है। मैं बोल रहा हूं कि ये ईएमएफ का रोटेटिंग वेक्टर है, तो ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू को स्पेसिफाई करेगा। ईएमएफ का मैक्सिमम वैल्यू होता है ई नॉट, राइट, क्लियर ना, एकदम सिंपल, राइट। तो ये जो मैंने बनाया है ये रोटेटिंग वेक्टर किसका था, ईएमएफ का था। ईएमएफ का क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर है इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू को मैंने क्या लिखा है, ई नॉट। और क्लियर देखो जरा मेरे को बताओ, ये जो ईएमएफ का रोटेटिंग वेक्टर है ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कितने एंगल पे रहेगा, फॉर्मूला देख के बताओ। फॉर्मूला देखो और मुझे बताओ कि ये जो आपका ईएमएफ का वेक्टर है, रोटेटिंग वेक्टर, ये हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे है, ओमेगा टी। देखो ना एंगल क्या है, साइन के अंदर एंगल कितना है, ओमेगा टी। तो यहां पर एंगल आएगा ओमेगा टी, राइट। दिस ओमेगा टी इज द एंगल मेड बाय द रोटेटिंग ईएमएफ वेक्टर विद द हॉरिजॉन्टल, सिंपल। हाँ, लेकिन सिर्फ ईएमएफ फेजर डायग्राम में नहीं आता है, करंट भी आएगा, राइट। चलो करंट अब बनाते हैं। देखो करंट बताओ कैसा है, करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है, करंट हमारे केस में लीड कर रहा है, 90 डिग्री प्लस है ना, 90 प्लस मतलब लीड करता है। अगर 90 माइनस आता, राइट, ओमेगा टी माइनस π/2 अगर ऐसा होता तो वो केस में लैग करता है। ये केस में आपका करंट क्या कर रहा है, लीड कर रहा है, प्लस π/2 मतलब लीड करता है। अच्छा किससे लीड कर रहा है, ईएमएफ से, राइट ना। ईएमएफ में सिर्फ ओमेगा टी है, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस 90 है, मतलब ओमेगा टी तो ठीक है, इससे कितना आगे जाना पड़ेगा तुमको, 90। चलो 90 आगे जाते हैं, तो प्रॉपरली डी वगैरह रख के तुम लोग देख सकते हो 90 डिग्री हम फटाफट इससे आगे आते हैं। देखो ये जो मैंने बनाया है, ये बोलो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, करंट को, करंट ना, ये रोटेटिंग करंट का वेक्टर है ना। और ये जो एरो का लेंथ होगा, ये एरो का लेंथ कितना होने वाला है, आई नॉट रहेगा। ये क्या एरो का लेंथ होगा, आई नॉट, राइट। सबको मालूम है जो लेंथ होता है वो मैक्सिमम वैल्यू होता है। ये ईएमएफ का रोटेटिंग वेक्टर, इसके लिए इसका लेंथ ई नॉट। ये करंट का रोटेटिंग वेक्टर, इसके लिए इसका लेंथ कितना होगा, आई नॉट होगा, राइट। अच्छा एंगल बताओ, अगर मैं तुमको पूछूं कि ये आई नॉट हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है, तो आंसर होगा कि सर ओमेगा टी प्लस π/2 या फिर π/2 प्लस ओमेगा टी, एक ही बात, राइट। चलो अब इसको मैं प्रोजेक्ट करता हूँ फिक्स्ड एक्सिस पे। ये भी मैंने तुमको सिखाया है, जब भी हम कोई भी रोटेटिंग वेक्टर को फिक्स्ड एक्सिस पे प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां हमको उसका क्या मिलता है, इंस्टेंटेनियस। ये पॉइंट याद रखो। चलो मैं अभी इसको प्रोजेक्ट करने का ट्राई करता हूं। सबसे पहले हम ईएमएफ को प्रोजेक्ट करते हैं ऑन फिक्स्ड एक्सिस। देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं ईएमएफ को वाई एक्सिस पे मैंने प्रोजेक्ट कर दिया। देखो ईएमएफ को मैंने क्या कर दिया, वाई एक्सिस पे जैसे ही मैंने ईएमएफ को प्रोजेक्ट किया तो मुझे याद है, देखो यहाँ पे इतना कुछ पर्टिकुलर लेंथ मिलता है। एग्जाम में ये क्वेश्चन सिर्फ 3 मार्क्स के लिए भी आया है, ये कुछ नहीं, ये इतना कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ फेजर डायग्राम 3 मार्क्स के लिए ऐसा होता है। तो ये जो लेंथ दिखाई दे रहा है, ये जो लेंथ है, ये लेंथ का एक आंसर होता है, राइट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हमारे पास है, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करता है, राइट। चलो मैं थोड़ा प्रॉपरली वर्टिकल लिखता हूं तो समझ में आ जाएगा। तो ये जो हमको मिला है इतना पार्ट, दिस रिप्रेजेंट्स
इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ और उसका फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी, राइट? ये फॉर्मूला है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर सेम वही केस मैं करंट के साथ करूं और करंट को मैं अगर प्रोजेक्ट कर दूं ऑन फिक्स्ड एक्सिस, राइट, वाई एक्स पे प्रोजेक्ट कर दिया, तो यहां भी मुझे करंट का क्या मिलेगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो अगर मुझे करंट का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना है तो बताओ करंट का आई का फॉर्मूला बताओ क्या है? आई इज इक्वल टू, फॉर्मूला देखो तुमको मिलेगा यहाँ पे कहीं, तो बोलो आई इज इक्वल टू क्या है? आई नॉट है, फिर साइन है, पाई बाय 2 है प्लस ओमेगा टी। समझा? बहुत इजी कंसेप्ट, राइट? अगर प्रॉपरली समझा जाए तो सिर्फ 3 मार्क्स ये डायग्राम में मिलता है। 3 मार्क्स के लिए डायग्राम पूछा जाता है, सोचो। तो ठीक है, इतना तो कंप्लीट हो गया। समझो हमारा ये ओरिजिन था आपका, खत्म। फेजर डायग्राम 3 मार्क्स सिर्फ, राइट? आगे बढ़ते हैं। वेव फॉर्म। वेव फॉर्म भी एग्जाम में कभी कोई 2 मार्क्स के लिए आ जाता है, राइट? बहुत ईजी है। देखो वेव फॉर्म कैसे बनाया जाए, बहुत ही देखो, जो भी चीज है वो डिपेंडेंट है सिर्फ 2 फॉर्मूले पे, एक आई पे और एक ई पे। बस ये 2 चीज आ गया, काम खत्म, सिंपल। ओके, चलो देखते हैं वेव फॉर्म कैसे बनाया जाए। तो वेव फॉर्म बनाने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा एक्सिस को, राइट? एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यूज करते हैं हम यहाँ पे। समझो ये जो चीज है, दिस रिप्रेजेंट्स एक्स एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एंड दिस रिप्रेजेंट्स वाई एक्सिस, राइट? ऐसा। तो चलो फटाफट हम जरा डायग्राम बना ले। इसके लिए तुमको थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री के एंगल आ गए तो बराबर एकदम जल्दी जल्दी वेव बना देंगे, राइट? हाँ, ये जो है देखो, पहले ग्राफ किसके अबाउट प्लॉट कर रहा हूं मैं। जो ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं वो है, सुनो, थीटा वर्सेस ईएमएफ और करंट, राइट? दोनों। मैं ईएमएफ का ग्राफ भी इसी में मतलब ग्राफ में वेव फॉर्म, राइट? ईएमएफ का वेव फॉर्म भी इसी में आएगा, करंट का वेव फॉर्म भी इसी में आने वाला है, और दोनों का वेव फॉर्म किसके अगेंस्ट मींस किसके वर्सेस हम लोग प्लॉट कर रहे हैं? एंगल थीटा। स्टार्ट कर। देखो मैं एक वेव कंप्लीट करने का ट्राई करूंगा। एक वेव टोटल 360 डिग्री मींस 2 पाई में कंप्लीट होता है। समझो ये हुआ आपका 90, 180, 270, 360, राइट? ऐसा कुछ वेव हमने लिया। देखो सबसे पहले मैं बनाता हूं ईएमएफ का वेव। देखो ईएमएफ में कौन सा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आया है? साइन आया। तो साइन का ग्राफ तो बहुत इजी होता है, राइट? साइन का ग्राफ अगर आपको चाहिए तो डिटेल में बनाओ, लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना जरूरत है। साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है, राइट ना? 0 से स्टार्ट होता है, या ये याद है बताया, 90, 180, 270, 360, राइट? ऐसा 90 साइन 91 होता है, इसके लिए आपका ग्राफ ऊपर जाएगा। साइन 180 0 हो जाता है तो आपका ग्राफ वापस नीचे आ जाएगा। साइन 270 होता है -1 तो नीचे आ जाएगा एकदम, राइट? और 360 पे आपका साइन का जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है वो 0 हो जाता है, तो फिर से यहाँ पे आके रुक जाएगा ऐसा ग्राफ। सिंपल सा लॉजिक है। अब इसमें लॉजिक समझो, इसमें पॉइंट समझो। जो आपका वेव जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट अटेन किया है और जो सबसे लोवेस्ट पॉइंट अटेन किया है आपके ग्राफ ने, उसको कुछ बोलते हैं, उसको पर्टिकुलर नाम दिया, राइट? वो पर्टिकुलर नाम बताता हूँ, सुनो। पहले ये बता दूं, ये वेव जो मैंने बनाया, बोलो ये किसका वेव है? ये ईएमएफ का वेव है कि करंट का वेव है? ईएमएफ। तो बताओ फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये सिंपल सा फॉर्म, राइट? एकदम इजी। हाँ, ईएमएफ का वेव है, तो बताओ आपका जो वेव है वो सबसे ऊपर मीन्स मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगा ना? तो मैक्सिमम वैल्यू बताओ है कितना ईएमएफ का? ई नॉट है। मीन्स ये जो डॉटेड लाइन है ना, ये पॉइंट क्या है बताओ? ये पॉइंट है ई नॉट। जैसे मैक्सिमम वैल्यू प्लस में ई नॉट होगा, वैसे मिनिमम वैल्यू बताओ किस में ई नॉट होगा? माइनस ऑफ ई नॉट। खत्म। ईएमएफ का ग्राफ हमने कंप्लीट कर दिया बहुत इजी, राइट? जैसे ईएमएफ का किया, इतना इजी आपका करंट का ग्राफ नहीं है। इसके आगे ट्रिग्नोमेट्री लगेगा तो थोड़ा सा डिफिकल्ट बनता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री आया तो वो भी बहुत ईजी। चलो एक लास्ट पॉइंट अब बनाते हैं हम लोग ग्राफ किसका? करंट का ग्राफ। देखो करंट वाले ग्राफ में वैल्यू पुट करना पड़ेगा। क्या क्या वैल्यू पहले सुन लो। देखो सबसे पहले मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कराऊंगा तुमसे 0, राइट? पहले मैं 0 पुट कराऊंगा, फिर 90, राइट? फिर 180, फिर 270, फिर 360, ऐसा याद रखो, राइट? चलो देखते हैं। पहले मैं थीटा के जगह पे 0 पुट करता हूं। अब बोलेंगे सर थीटा तो यहाँ पे है ही नहीं। भूलो मत, रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़ाया है कि जो थीटा होता है यही इसी का वैल्यू ओमेगा टी होता है, राइट? ओमेगा टी मतलब थीटा, समझ लो एक ही बात है, राइट? तो अगर मैं थीटा के जगह पे 0 पुट कर रहा हूं, मींस मैं ओमेगा टी के जगह पे 0 पुट कर रहा हूं। चलो फटाफट पुट करेंगे, फटाफट आंसर निकालेंगे। ओमेगा टी के जगह पे पहले 0 पुट करो। ओमेगा टी की जगह पे कितना आ जाएगा? 0। तो साइन के अंदर सिर्फ क्या बचा? 90। साइन 90 कितना होता है? 1 होता है। 1 इंटू आई नॉट ना। इसका मतलब है 0 पे ही आपका जो करंट है उसने मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर लिया, राइट? 0 पे आपका करंट ने कितना वैल्यू अटेन कर लिया? मैक्सिमम वैल्यू। अच्छा मैक्सिमम वैल्यू जैसे प्लस ई नॉट था, वैसे यहाँ पे मैं प्लस आई नॉट लिखूं, चलेगा? इजी है। तो वैसे मिनिमम वैल्यू क्या रहेगा? माइनस आई नॉट। एकदम सिंपल, राइट? ये सिंपल। चलो तो हमारा इतना क्लियर हुआ कि मैंने सिर्फ 0 पुट किया तो मेरा आंसर कितना आ रहा है? आई नॉट। मतलब मेरा ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है, समझा? अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या करते हैं? अब मैं 90 डिग्री पुट करता हूँ, राइट? कितना पुट करेंगे हम लोग? 90, क्योंकि एक बार 0 मैंने पुट कर दिया। अब पुट करते हैं 90।
ऑल मतलब किसके जगह पे 90 बताओ, किसके जगह पे 90 पुट करूं, ओमेगा टी के जगह पे। तो अगर मैं ओमेगा टी के जगह पे 90 पुट करता हूं, 90 प्लस 90 180, साइन ऑफ 180 जीरो होता है। अगर साइन ऑफ 180 जीरो तो पूरा आंसर आपका जीरो ना, मतलब यहाँ पे आपका ग्राफ राइट यहाँ पे आने वाला, देखो 90 पुट किया तो आपका आंसर कितना हो गया, जीरो। तो ये जीरो का एक्सिस है ना, राइट। तो मैंने यहाँ पॉइंट कर, देखो मेरा डॉट्स को ध्यान देता रहा, उसी पे से ग्राफ जाने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अब क्या पुट करेंगे 180, चलो 180 डालते हैं, 180 प्लस 90 270, साइन ऑफ 270 होता है -1, -1 को अगर मैं आई नॉट से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस आर, मतलब माइनस आई नॉट नीचे दिख रहा है कि ऊपर दिखाई दे रहा है, नीचे। इसका मतलब है ये पॉइंट पे आपका ग्राफ नीचे कहीं यहाँ पे कुछ आने वाला है, समझा पॉइंट। अरे आई नॉट नीचे है देखो ना, सिंपल राइट। आगे बढ़ते हैं, पुट करते हैं 270, ये ना ये पॉइंट को पुट करें 270। जैसे ही मैंने यहाँ पे 270 पुट किया ओमेगा टी के जगह पे 270 प्लस 90 360। अभी मैंने बताया साइन 180 साइन 360, याद है 180 का जो भी मल्टीपल होगा वो सब जीरो होता है, तो ये जीरो हो जाएगा और पूरा आंसर जीरो, मतलब जीरो के एक्सिस पे आना पड़ेगा आपको रिटर्न, मतलब यहाँ पे आना पड़ेगा, समझा। एक लास्ट टाइम 360 पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे 360 प्लस 90 450, साइन ऑफ 450 होता है +1 राइट, 1 इंटू आई नॉट मतलब ऊपर आएगा ना कि नीचे आएगा, ऊपर आएगा, मतलब 360 पे आपको ऊपर जाना, ऊपर कहाँ पे जाना है, आई नॉट तक जाना है राइट, यहाँ तक जाना है। समझा कैसे बनाया मैंने डॉटेड लाइन, इसी से पास कर दो, तुम्हारा ग्राफ बन गया करंट का ग्राफ, समझा क्लियर, करंट का ग्राफ रेडी। तो ये जो मैंने बनाया है बताओ ये किस चीज का ग्राफ है, करंट का ग्राफ है ना, करंट आई का ग्राफ है। तो चलो आई का वैल्यू फटाफट लिख दें, यहाँ पे कहाँ लिखते हैं, चलो यहाँ लिखते हैं राइट, आई बोलो आई इज इक्वल टू, लेकिन बड़ा फॉर्मूला है, याद है ना सबको फॉर्मूला क्या है, आई का फॉर्मूला थोड़ा बड़ा है, उसमें 90 प्लस होता है राइट, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी, खत्म, सिंपल। ये हमारा ग्राफ किसका हो गया, करंट का ग्राफ भी रेडी राइट, करंट का ग्राफ यहाँ पे हमारा रेडी हो जाता है, सिंपल, आई का ग्राफ रेडी। तो हमने आई का ग्राफ भी बना दिया और ई का ग्राफ। देखो जरा यहाँ पे, जब आपका ईएमएफ जीरो था तो करंट देखो मैक्सिमम वैल्यू पे ना, समझा। इसीलिए क्या होता है, आपका जो करंट है वो ईएमएफ से लीड करता है 90 डिग्री, देखो ज्यादा आ गया पहले ही ऐसा। तो हमारा वेव फॉर्म भी कंप्लीट हो गया, फेजर डायग्राम आई थिंक सब कंप्लीट है राइट। याद है बहुत इजी चीज, हमने बताओ किससे स्टार्ट किया, कैपेसिटिव सर्किट से, बहुत इजी था। नीचे हम लोग ने ईएमएफ का सोर्स रखा है, ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ऊपर कैपेसिटर है। बताओ फर्स्ट फॉर्मूला क्या अप्लाई किया हम लोग ने यहाँ पे, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। फिर हमने आई का फॉर्मूला बनाया, बताओ आई का फॉर्मूला क्या था, देख के नहीं बताना है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 बोलो, या फिर पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी बोलेंगे तो भी चल जाएगा राइट। फिर हमने आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ निकाला राइट, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, बोलो वैल्यू क्या था, ई आरएमएस का वैल्यू कितना आया था 0.7071 आई नॉट, सॉरी 0.71 ई नॉट, क्योंकि ईएमएफ देख रहे हो तो ई नॉट बोल राइट। अगर मैं करंट पूछूं तो आई आरएमएस का वैल्यू कितना होगा 0.7071 आई नॉट, क्योंकि करंट देख रहे हैं। हमको पूरा प्रॉपरली फेजर डायग्राम याद है राइट, और वेवफॉर्म भी बहुत इजीली बना दिया था। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे ये पढ़ा था सेम वैसे देखो, क्योंकि इंडक्टर वाला सर्किट, इंडक्टिव सर्किट पढ़ा तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पढ़ा। अब अगर तुमने कैपेसिटिव सर्किट समझ में आ गया तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आ जाएगा राइट ना। देखो समझो, इंडक्टिव सर्किट से इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव सर्किट से कैपेसिटिव रिएक्टेंस राइट, सिंपल, बहुत इजी है, पूरा का पूरा डिफाइन मैच होता है। देखो चेक कर लो पूरा A to Z। ये क्या था, अपोजिंग नेचर किसका, इंडक्टर का, ये किस कैपेसिटिव है ना, तो किसका अपोजिंग नेचर, कैपेसिटर का। देखो अपोजिंग नेचर ऑफ कैपेसिटर, ये इंडक्टर किसको अपोज कर रहा था, ये टू द फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, ये भी वही टू द फ्लो ऑफ AC मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट ना, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा। अच्छा उसी को तो बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस। फिर सेकंड पॉइंट में याद है हमने क्या लिखा था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, यहां से देख के राइट। हाँ तो ये फॉर्मूला मैं कहां से लेकर आया था, इंडक्टिव सर्किट से। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे करंट का जो फॉर्मूला लिखना है वो मैं कौन से सर्किट से लेके आऊं, कैपेसिटिव सर्किट से। क्यों, क्योंकि आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस पढ़ रहे हैं। चलो देखते हैं तो कहां गया, हाँ फॉर्मूला लिखना है हमको, यहाँ पे याद होना चाहिए। पहले बताओ किसका फॉर्मूला लिखना है, आई नॉट ना, आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू। ढूंढो जरा यहाँ पे आई नॉट कहां दिखता है और मैंने किसके जगह पे आई नॉट लिखा है वो बताओ। ये देखो आई नॉट मतलब यहीं पे, यहीं कहीं मिलेगा, मैंने किसके जगह पे आई नॉट लिखा है वो बताओ। आई नॉट किसकी जगह पे लिखा था, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन ओमेगा सी, बराबर है। देखो ना ये भूल गए, इतना पार्ट के जगह पे तो आई नॉट लिखा था मैंने, सिंपल, तो राइट है ना। फिर इसके बाद बोलो मैंने इसको किससे कंपेयर किया था, ओम्स लॉ के फॉर्मूले से
राइट है, तो वही यहाँ भी वही करने वाले हैं, कंपेयरिंग इट विद ओम्स लॉ। ओम्स लॉ हमको मालूम है, बोलो ओम, ये मत देखो हाँ, ओम्स लॉ के हिसाब से आई नॉट का फॉर्मूला क्या होता है, ई नॉट अपॉन आर। फिर हमने क्या बोला था कि अरे आर के जगह पे 1 अपॉन ओमेगा सी है, सॉरी इधर आओ पहले ये समझो फिर यहाँ पे आते हैं, क्योंकि आर के जगह पे ओमेगा एल था इसलिए एक्सेल का फॉर्मूला ओमेगा एल था। देखो इसलिए एक्सेल का फॉर्मूला ओमेगा एल था। फिर से रिपीट करता हूं, आर के जगह पे ओमेगा एल था इसलिए एक्सेल का फॉर्मूला क्या था, ओमेगा एल। अब आर के जगह पे क्या है, 1 अपॉन ओमेगा सी, इसीलिए एक्सी का फॉर्मूला क्या होगा, 1 अपॉन ओमेगा सी। समझा लॉजिक क्या है, समझिए, इधर से बता रहा हूं, बहुत सिंपल है। वी फाइंड में यहां पे हमने आर के जगह पे ओमेगा एल मिला था, अब बताओ आर के जगह तुमको क्या मिला है, 1 अपॉन ओमेगा सी। एकदम इजी तो है राइट, 1 अपॉन ओमेगा सी। अब फॉर्मूला बन जाएगा किसका, XC कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, राइट। जैसे ये एक्सेल का बना था तो हमने क्या देखा, वी फाइंड, देखो एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है, वी फाइंड दैट 1 अपॉन ओमेगा सी इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय कैपेसिटर ना, CIM इज कैपेसिटर, हेंस इट इज कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे उसको, कैपेसिटिव रिएक्ट, जैसे इसको बोलते हैं हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, सिंपल। चलो तो फॉर्मूला सबको याद है प्रॉपर्ली, हाँ। डिनोटेड बाय, डिनोट किससे करेंगे इसको, देखो पहले लिख दिया मैंने, इसको डिनोट करने के लिए हम लोग XC से, सिंपल ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिंपल। बोलो फॉर्मूला बताओ, XC का फॉर्मूला पहले बता दिया, XC का फॉर्मूला क्या होगा, वी फाइंड, ये है ना हमारे लिए रेजिस्टेंस, 1 अपॉन ओमेगा सी। और ऑलरेडी मैंने पहले यहाँ बता दिया कि ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है, 2 पाई एफ। देखो यहीं कहीं लिखा रहेगा, देखो ओमेगा वैल्यू 2 पाई एफ है। सिंस वी ऑलरेडी नो वैल्यू ऑफ ओमेगा इज 2 पाई एफ, तो अब बताओ XC का जो मेन फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1 अपॉन, बोलो ओमेगा के जगह पे ओमेगा का वैल्यू डालो, बोलो क्या है, 1 अपॉन 2 पाई एफ सी, बन गया फॉर्मूला XC का। तो ये जो हमने बनाया, दिस इज द रिजल्टेंट फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस ना, और ये था इंडक्टिव रिएक्टेंस का। तो आई थिंक समझ में आ गया रहेगा क्या है, सिंपल ना। हाँ, इसके बाद वाला 5th पॉइंट देखो, मैं एकदम इजी, इसके लिए फटाफट जा रहा हूँ। याद है यहाँ पे डायरेक्टली वो सब बताया था हमने, एक्सेल के साथ न्यूमरेटर में ही इंडक्टेंस था, न्यूमरेटर में ही फ्रीक्वेंसी था, इसके लिए डायरेक्टली। अब देखो XC के साथ कैपेसिटेंस कैसा है, डिनोमिनेटर में, और फ्रीक्वेंसी भी कैसा है, डिनोमिनेटर, तो क्या बन जाएगा दोनों, इनवर्सली। तो कौन सा रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, सिंपल। देखो वही तो लिखा ना, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बोलो जरा फ्रीक्वेंसी को डिनोट किससे किया है मैंने, स्मॉल f, और एंड कैपेसिटेंस को भी इनवर्सली, बोलो कैपेसिटेंस किससे डिनोट किया है, C से, सिंपल ना। जैसे जो आपका XC है ये किसके जैसा है, R के जैसे होता है ना, R रेजिस्टेंस है तो XC भी तो रेजिस्टेंस है, तो इसीलिए याद है क्या क्या सेम था, बताओ। 2 चीज यहाँ पे हमको सेम मिला था, एक था डायमेंशन और दूसरा SI, जिसको हमने यूनिट को ओम लिया था, सेम वैसे ही पॉइंट देखो यहाँ पे, द डायमेंशन ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज सेम एज दैट ऑफ रेजिस्टेंस एंड इट्स यूनिट इज ओम। बताओ ओम को डिनोट कैसे करते हैं, याद है, ये सिंबल याद है, देखो यहाँ पे लिखा रहेगा कहीं पे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, समझा पॉइंट, ओके। अब याद है डीसी सर्किट, अरे भूलो मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। डीसी सर्किट में मालूम है कितना फ्रीक्वेंसी होता है, 0। यही लॉजिक करते हैं, चलो देखते हैं क्या होता है। तो फॉर डीसी सर्किट ना, स्टार्ट करते हैं, फॉर डीसी सर्किट। अच्छा, डीसी सर्किट में अगर मैं वैसे बताओ डीसी सर्किट का फ्रीक्वेंसी, उसमें डीसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी कितना होता है, 0 फ्रीक्वेंसी होता है, क्योंकि डीसी सर्किट में 0 का फ्रीक्वेंसी होता है। तो F के जगह पे अगर मैं 0 पुट करूं तो बताओ कितना आंसर आएगा, अगर मैं F के जगह पे यहाँ पे 0 पुट करूँ, मेन फॉर्मूला देखो यहाँ पे, तो XC का आंसर कितना होता है, देखो कोई भी चीज के डिनोमिनेटर में अगर 0 आता है ना, 1 अपॉन 0 मीन्स इन्फिनिटी, तो XC का आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, राइट। XC का आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। अगर XC का आंसर इन्फिनिटी होता है, राइट, अगर XC का आंसर क्या होता है, इन्फिनिटी, तो क्या बोल सकते हो बताओ, क्या ये डीसी करंट को अपने अंदर से पास कराएगा, ये नहीं, इन्फिनिटी वैल्यू बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस, XC मतलब रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना कम करंट, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस तो 0 करंट हो जाता है, कितना करंट हो जाएगा, 0। मींस यहां आप इसके वजह से, मतलब क्योंकि XC का आंसर इन्फिनिटी हो जा रहा है, इसीलिए कैपेसिटर सर्किट या फिर कैपेसिटिव सर्किट ये कभी भी डीसी करंट को अपने अंदर से पास नहीं कराएगा, किसको पास कराएगा, AC करंट, जिसका फ्रीक्वेंसी हाइयर होता है। पढ़ा है ना मैं यहाँ पे, पढ़ लो पॉइंट क्या है। 10 कैपेसिटिव सर्किट ब्लॉक्स, किसको, देखो जैसे ये ब्लॉक कर रहा था AC करंट को, वैसे ये किसको ब्लॉक करेगा, DC करंट को। 10 कैपेसिटिव सर्किट ब्लॉक्स DC करंट एंड किसको अलाउ करेगा, सिर्फ, लेकिन फ्रीक्वेंसी कितना होना चाहिए,
हायर, पढ़ा था ना, ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एसी टू पास थ्रू, वो अपने अंदर से एसी करंट जिसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसको पास कराएगा, डीसी को ब्लॉक कर देगा डायरेक्ट। सिंपल, बस इतना ही है, समझा, एकदम इजी चीज है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्या है, ये डिस्टिंग्विश बिटवीन है जो 10th में जो आपने पढ़ा और जो भी 12th में पढ़ रहे, दोनों के बीच। 10th में पढ़ा है रेजिस्टेंस, अभी पढ़ रहे रिएक्टेंस। देखो रिएक्टेंस मतलब क्या, इंडक्टिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक दोनों रिएक्टेंस के अंदर ही आता, राइट। तो रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस में फर्क क्या है वो देखते हैं, बहुत इजी से फर्क है। देखो सबसे पहला है कि जो रेजिस्टेंस होता है वो एसी के लिए जितना होता है उतना ही डीसी के लिए सेम इफेक्ट होता है, राइट। किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस मींस क्या है, इज इक्वली इफेक्टिव फॉर एसी एंड डीसी, दोनों के लिए, लेकिन रिएक्टेंस अलग अलग है, राइट। रिएक्टेंस देखो, रिएक्टेंस हम एसी के लिए देख रहे हैं ना, ऐसा। तो डीसी के लिए हमने देखा यहाँ पे क्या होता है, राइट, रिएक्टेंस का वैल्यू देखा। देखो बताओ इंडक्टिव रिएक्टेंस डीसी के लिए कैसा है, 0 है, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस डीसी के लिए कितना है, इनफाइनाइट। दोनों अलग अलग चीज है, राइट, ऐसा। चलो देखते हैं यहाँ पे, करंट इज अफेक्टेड, मतलब ये जो है ना रिएक्टेंस वाले केस में, इसमें करंट इफेक्ट होता है, करंट को इफेक्ट होता है, राइट। करंट इज अफेक्टेड मतलब अफेक्टेड मींस करंट कम हो जाता है। देखो एक बार 0 हो गया और एक बार देखो बहुत बार, मतलब ये तो रिएक्टेंस है, इसी पे तो डिपेंड करता है करंट को। एक्सेल 0 मींस क्या, रेजिस्टेंस बहुत 0, रेजिस्टेंस मींस एक ही बात हो गया, इसको हम बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। बहुत कम हो गया तो करंट बहुत बढ़ जाता है। सेम अगर यहाँ पे आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस बहुत बढ़ जाता है तो करंट बहुत लो हो जाता है, मींस करंट को इफेक्ट हो रहा है, एक बार करंट ज्यादा हो रहा है, एक बार करंट कम हो जा रहा है, ऐसा। तो लिखा है करंट इज अफेक्टेड, कम ज्यादा होता है, देखो इसलिए लिखा है रेड्यूस। बट लेकिन एनर्जी में कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट एनर्जी इज नॉट कंज्यूम, एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है। हीट इज नॉट जनरेटेड, हीट जनरेट नहीं होता, राइट। एसी वाले जो भी होता है, एसी के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसमें हीट जनरेट नहीं होता है। हीट अगर जनरेट होता भी है तो वो रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से होगा, राइट। कभी भी इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव कंपोनेंट की वजह से नहीं होता है। देखो आगे लिखा है, द एनर्जी कंजम्पशन इज ड्यू टू रेजिस्टिव कंपोनेंट। रेजिस्टिव कंपोनेंट समझ में आता रहेगा तुमको, राइट, सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से होता है, जैसे कि रेजिस्टर, ऐसा। तो पहला पॉइंट बहुत ईजी है कि इफेक्टिव दोनों के लिए, एसी और डीसी के लिए दोनों इफेक्टिव है रेजिस्टेंस, राइट, उतना ही इफेक्टिव है। लेकिन रिएक्टेंस ऐसा नहीं है, रिएक्टेंस का जिसमें कम ज्यादा वैल्यू होता है करंट का, लेकिन हीट का और मतलब एनर्जी में एज इट इज एनर्जी रहने वाला है, एज इट इज वैसे, राइट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि ये जो रेजिस्टेंस है इट्स वैल्यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कभी भी आप आर का फॉर्मूला देखो, यहीं पे कहीं देखो ओम्स लॉ लिखा है, ये आर के फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। लेकिन यहाँ पे एक्सी और एक्सेल का फॉर्मूला देखो, कहां गया एक्सेल का फॉर्मूला और एक्सी का फॉर्मूला देखो, दोनों में तुमको एफ दिखाई देगा, फ्रीक्वेंसी दोनों में दिखाई देगा। मतलब ये है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है ये फ्रीक्वेंसी को इनवर्स। पॉइंट बहुत इजी है। सेकंड पॉइंट में फ्रीक्वेंसी बोलो, फर्स्ट पॉइंट में इफेक्टिवनेस बताओ, राइट। फर्स्ट पॉइंट में रेजिस्टेंस आपका एसी और डीसी के लिए इक्वली इफेक्टेड है। यहां पे हमने देखा कि करंट में इफेक्ट होता है, करंट रिड्यूस हो सकता है, राइट। और हमने देखा कि जो हीट है, हीट का जनरेशन नहीं होता है क्योंकि एनर्जी कंज्यूम नहीं हो रहा है। अगर एनर्जी कंज्यूम होता भी है तो वो सिर्फ रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से ही होगा, राइट। आगे सेकंड पॉइंट में हमने यहां पे देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो कभी भी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन रिएक्टेंस डिपेंड करता है। इंडक्टिव रिएक्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। क्लास पॉइंट देखते हैं, जो करंट है, करंट अपोज्ड बाय द रेजिस्टर इज इन फेज विद द वोल्टेज। देखो इसका मतलब ये, अगर आपने रेजिस्टिव सर्किट का मेरा लेक्चर देखा है तो वहां समझ में आएगा, रेजिस्टिव सर्किट में ईएमएफ और करंट इन फेज होता है, मींस जो एरो पे ईएमएफ है उसी एरो पे करंट भी होता है, अगर वहां का फेजर डायग्राम तुमको याद रहेगा तो। लेकिन यहाँ का फेजर डायग्राम जरा याद करो, ये फेजर डायग्राम और इंडक्टिव सर्किट का फेजर डायग्राम, यहाँ पे लीड लैग वाला कंसेप्ट होता है, मैंने पहले बता दिया था, याद करो और मेरे को आंसर दो। कैपेसिटिव सर्किट में कौन लीड करता है, करंट लीड करेगा। किससे लीड करता है, ईएमएफ से। कितने से लीड करता है, 90 डिग्री, राइट। ये तो इधर था, समझ में आ गया। अब दूसरा पूछ रहा हूं, राइट, जो यहां पे नहीं है। इंडक्टिव सर्किट पहले पढ़ा, इसका उल्टा ही रहेगा। इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, ईएमएफ लीड करेगा। किससे लीड करेगा, करंट से। कितने से लीड करेगा, 90 से, राइट। सिंपल लॉजिक वैसे ही है। तो आई थिंक समझ में आ गया। यही पॉइंट तो थर्ड पॉइंट यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है रेजिस्टेंस में कोई लीड लैग नहीं होता है, लेकिन रिएक्टेंस, इंडक्टिव और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में ऐसा होता है, राइट। करंट अपोज्ड बाय द प्योर इंडक्टर, प्योर इंडक्टर मतलब प्योर इंडक्टिव सर्किट, याद है ना। इंडक्टिव सर्किट में करंट क्या करता है, करंट पीछे रहता है, ईएमएफ आगे रहता है ना, अभी तो बताया तुमने, ईएमएफ लीड करता है। ये देखो एक चीज बता दूं, शायद कंफ्यूजन, सुनो पॉइंट सुनो। यहां पे मैं दो स्टेटमेंट बोल सकता हूं। एक स्टेटमेंट ऐसा है कि करंट लीड्स द ईएमएफ बाय 90 डिग्री, ये एक चलेगा। एक और ऑप्शन है,
EMF लैग्स द करंट बाय 90 डिग्री। मतलब समझा है, एक तरीका ऐसा बोलने का है कि करंट आपका EMF से लीड करता है 90 डिग्री से, ये चलेगा। एक और तरीका है, EMF लैग करता है करंट से 90 डिग्री से। एक ही बात तो हुआ, अगर करंट आगे है तो इसका मतलब EMF पीछे, यही तो बात है। तो यहाँ पे मतलब करंट की बात करना, इसके लिए मैंने यहाँ बता देखो। तो बताओ एक सिंपल आंसर में कैपेसिटिव सर्किट में सिर्फ करंट की बात बताओ, करंट क्या करता है, लीड करता है कि लैग करता है? ये वाले केस में करंट लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है? लीड कर रहा है, सिंपल सी बात है। और जो पहले पढ़ा इंडक्टिव सर्किट में, वहां पे करंट क्या करता रहेगा? लैग। यही तो पॉइंट्स पढ़ो। प्योर इंडक्टिव सर्किट में आपका लैग करेगा करंट, राइट ना? लैग किससे लैग करेगा? देखो लैग करेगा किससे? EMF से लैग करेगा, राइट? वो आगे लिखा, देखो यहाँ पे लिखा है वोल्टेज मींस उससे लैग करेगा, राइट? अच्छा, तो लैग कर रहा है, इंडक्टिव सर्किट में लैग करता है करंट, और कैपेसिटिव सर्किट में क्या करता है? जो भी हमने लिखा है इसमें क्या करता है? लीड करता है। देखो लिखा है लीड्स इन फेज, राइट? और किससे लीड करेगा, किससे लैग करेगा? वोल्टेज मींस EMF से लैग करेगा, राइट? लैग लीड जो भी होगा, राइट? तो एक बार इसको रिकैप मारते, थोड़ा सा थियोरेटिकल कंटेंट पॉइंट सुनो। फर्स्ट पॉइंट में हमने इफेक्टिवनेस पढ़ा था। क्या पढ़ा था? इफेक्टिवनेस। रेजिस्टेंस AC और DC में इक्वली इफेक्टिवनेस दिखाता है, राइट? लेकिन रिएक्टेंस ऐसा नहीं करता है। रिएक्टेंस वाले केस में क्या है? करंट को इफेक्ट होता है। करंट एक बार बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और एक बार करंट बहुत कम हो जाता है, मींस रिड्यूस और इंप्रूव होता है, राइट? इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे लिखा है रिड्यूस। हीट जनरेट यहाँ पे नहीं होगा, राइट? हीट जनरेट नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एनर्जी कंज्यूम नहीं होता है, राइट? हीट अगर कभी जनरेट होता भी है तो वो कोई रेजिस्टिव कंपोनेंट की वजह से ही जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होता है। सेकेंड पॉइंट में हमने पढ़ा कि रेजिस्टेंस के कभी भी फॉर्मूले में आपको फ्रीक्वेंसी नहीं दिखाई देगा, लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला देखो, दोनों में फ्रीक्वेंसी दिखाई देगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस में फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और कैपेसिटिव रिएक्टेंस में इनवर्सली, यही मैंने लिखा देखो, इनवर्सली और डायरेक्टली, राइट? और लास्ट पॉइंट तो बहुत इजी था हमारे लिए, करंट यहाँ पे जो अपोज होगा कौन से सर्किट में? रेजिस्टिव। रेजिस्टेंस की बात करना, वहां पे करंट और EMF दोनों इन फेज होते हैं। क्या होते हैं? इन फेज। लेकिन इंडक्टिव सर्किट में ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करता है? लैग करता है। और जो अभी हमने पढ़ा, ये कौन सा पढ़ा? कैपेसिटिव सर्किट में, इसमें आपका ऑल्टरनेटिंग करंट क्या करेगा? लीड करेगा। यही पॉइंट है, सिंपल सा है, ठीक है? तो एकदम आई थिंक प्रॉपर्ली समझा है। एक क्विक रिकैप मारते देखते क्वेश्चन क्या क्या कंप्लीट किया। सबसे पहले हमने पढ़ा इंडक्टिव रिएक्टेंस डिनोट किससे करते हैं? एक्सएल। फॉर्मूला क्या है? 2πfl। एक्सेल का फॉर्मूला सबसे मेन फॉर्मूला, राइट? फिर हमने पढ़ा कैपेसिटिव सर्किट, इसमें सबसे मेन चीज हमने निकाला करंट का वैल्यू, राइट? करंट का वैल्यू याद रखो, बोलो I का वैल्यू क्या है? I इज इक्वल टू I0 साइन ऑफ 90 प्लस ओमेगा टी, सिंपल। फिर हमने फेजर डायग्राम और वेव फॉर्म वगैरह देखा, बहुत इजी था, राइट? फिर हम लोग आए कौन से रिएक्टेंस पे? कैपेसिटिव रिएक्टेंस। डिनोट किससे करते हैं? XC। फॉर्मूला क्या है? 1/2πfc। समझा? हाँ, एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर दो। इंडक्टिव सर्किट कौन से करंट को अलाउ करता है, कौन से करंट को ब्लॉक करता है? पहले बताओ कौन से करंट को अलाउ करता है? DC करंट को अलाउ करेगा और AC का हाई फ्रीक्वेंसी को ब्लॉक कर देगा। कैपेसिटिव सर्किट कौन से चीज को अलाउ करता है? कौन से करंट को? राइट? देखो DC जो करंट है इसको तो ब्लॉक कर दिया है, अलाउ किसको किया? AC को, राइट? अब मैं याद है मैं बता तुमको शॉर्टकट सिखाऊंगा यहाँ पे किसको अलाउ करता है किसको नहीं। देखो सिंपल शॉर्टकट है, इतना कुछ हाई साइंस नहीं यहाँ पे, ध्यान दो। बताओ क्या बना रहा हूं मैं? इंडक्टर। तो इंडक्टर मींस इंडक्टिव सर्किट समझो, राइट? ये बताओ क्या बनाया मैंने? कैपेसिटर, मतलब कैपेसिटिव सर्किट। शॉर्टकट सिखा रहा हूं क्योंकि MCQ में अभी याद है, वाइवा में जब पूछा था तभी वहां पे कंफ्यूज, हमको समझ में आता कौन लीड कौन लैग, कुछ नहीं समझ में आता है। तो शॉर्टकट याद रखो। देखो ऑल्टरनेटिंग करंट मालूम है कैसे दिखता है? ऐसा होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, राइट? और ये डायरेक्ट करंट, राइट? देखो पॉइंट सुनो। गया कौन सा करंट गया? डायरेक्ट करंट। तो ये डायरेक्ट करंट को अलाउ करता है, राइट? अगर समझो इसमें से AC करंट आता है, इसमें से AC करंट, तो अंदर ही कहीं भी अंदर रह जाएगा, उसको ब्लॉक कर देगा वो। ऐसे शॉर्टकट याद रखने के लिए, राइट? किसको अलाउ करेगा? DC। और किसको ब्लॉक कर देगा? AC को ब्लॉक करेगा। अब इसका शॉर्टकट समझो, देखो कैपेसिटिव सर्किट शॉर्टकट समझो। देखो करंट आया, राइट? गया, किसको अलाउ किया? DC को। और अगर AC को अलाउ किया, राइट? ये AC करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट, ऐसा आता है ना ऑल्टरनेटिंग करंट। AC को अलाउ कर दिया और जब DC आएगा तो अंदर जा ही नहीं पाएगा, बीच में। समझ में आ रहा है? शॉर्टकट याद रखने के लिए। तो अब बताओ, अब वो अपना वाला लॉजिक भूल जाओ, इससे बताओ जरा मेरे को, प्योर इंडक्टिव सर्किट कौन से करंट को अलाउ किया इसने? DC को, राइट? और ब्लॉक किसको कर दिया? AC। ये तो बहुत ईजी याद रखने के लिए, और कभी माइंड में इसको फ्रेम कर सकते हैं।
प्योर कैपेसिटिव सर्किट ने किसको अलाउ किया? एसी को अलाउ किया और किसको ब्लॉक कर दिया? डीसी। यही शॉर्टकट समझाने का था। आई थिंक प्रॉपर्ली समझ में आ गया रहेगा। इससे क्या होता है कि वाइवा के टाइम पे तुमको याद रहेगा कि अगर, क्योंकि वहां पे इंस्टेंटली आंसर देना रहता है, इंस्टेंटली आंसर नहीं दिया तो तुम्हारे बाजू में तुमसे बड़ा महारथी वहां पे बैठा हुआ है, वो आंसर दे देगा, ऐसा है। तो इनसे आंसर देने के लिए तुमको शॉर्टकट भी आना चाहिए, राइट? तो आई थिंक ये भी समझ में आ गया रहेगा कि कौन किसको अलाउ करता है, कौन किसको ब्लॉक करता है। ओके, तो ठीक है, थैंक यू।